देखिए तो फिर आपका स्वागत है दिलीप क्लासेज में। हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप जो था, उस एशिया महाद्वीप जो है उसकी नदियों के बारे में, एशिया महाद्वीप जो है उसके मरुस्थल पढ़े। एशिया महाद्वीप में क्या मरुस्थल थे, कौन सा विस्तार था, कितना क्षेत्रफल है, कितना वो था। उसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ, जो उन नदियों का वर्णन करेंगे। एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप की पहली जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी जो है वो है यांगत्से सीकियांग। यांगत्से सीकियांग नदी जो है एशिया महाद्वीप की नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की अगर बात करें, ये लंबाई जो है, अगर एशिया महाद्वीप की जो यांगत्से सीकियांग जो नदी है उस नदी की लंबाई है 5797 किलोमीटर लंबी, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है उसकी यांगत्से सीकियांग जो नदी है वो सबसे लंबी है। लंबाई अगर उसकी देखी जाए तो 5797 किलोमीटर वो नदी लंबी है, जिसका उद्गम जो होता है नदी है, इसका उद्गम जो होगा ये तिब्बत पठार से होता है। तिब्बत पठार जो है एक उद्गम होता है, और एक शब्द मैं आपको यही लिख दूं, मोहना। ठीक है, उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से नदी निकलना प्रारंभ करती है उद्गम क्षेत्र कहलाता है। और मुहाने का मतलब होता है, यानी कि नदी जो है, ये नदी जो है इसका मुहाने का मतलब है कि नदी जो है अपना जल ले जाकर अंतिम समय में गिराती कहाँ है, तो ये गिराती है अपना पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर जो है उस पूर्वी चीन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यानी कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई अगर देखा जाए 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम जो होता है इसका तिब्बत पठार जो है, तिब्बत का क्षेत्र जिसे बोले, उस तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। लेकिन नदी अपना जल जो गिराती है, मुहाना या जल का गिराना अंतिम समय में नदी जो जाती है वो गिराती है, वो पूर्वी चीन सागर है, या फिर इसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पूर्व चीन सागर कह दें या फिर इसे प्रशांत महासागर कह दें, तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। बाकी और एशिया महाद्वीप की जो छोटी नदी है उन नदियों को मैं आपको अभी बता देता हूँ। एशिया महाद्वीप की नदी जो है उन्हें बनाकर देखिए, बाकी ये एशिया महाद्वीप जो है उसकी सबसे नदी जो आपको बताई थी यांगत्से सीकियांग जो नदी है, वो नदी 5757 किलोमीटर जो थी, ये यांगत्से सीकियांग जो नदी थी। बाकी कुछ एशिया महाद्वीप की मुख्य जो हैं मेन जो है वो मेन नदियाँ एशिया महाद्वीप की जो हैं, एशिया महाद्वीप की मेन नदियाँ हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, यूराल नदी, ये यूराल नदी जो है यूराल पर्वतमाला, यहाँ यूराल पर्वतमाला भी है, यूराल पर्वतमाला भी है, जो कि यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीपों में पाई जाती है। ये यूराल नदी जो है यूरोप और एशिया जो है उसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, यूराल नदी जो है। उसके बाद कुछ नदी जो है, जैसे ये नदी लीना नदी, अब ये नदी आपकी जैसे रूस से निकल कर आती है, रूस के आसपास निकलती है। ये नदियाँ जो हैं ओब, जैसे योब नदी जो है ये नीचे नदी है, लीना नदी, कोम्बियो नदी जो है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश जो है, तो ये नदी जो है, ये नदी रूस जो है वहाँ से निकल कर आती है। आमूर नदी जो है, ये आमूर नदी का भी उद्गम जो होता है, इस आमूर नदी का भी ये होता है, आमूर नदी का उद्गम रूस जो है उस रूस क्षेत्र से इस आमूर नदी का भी उद्गम होता है। तो ओब, येनिसी, लीना और कोलिना जो नदी है इनका उद्गम यूरूस महाद्वीप, यूरूस जो है उस देश से होता है। आमूर नदी जो है उसका होता है यांगत्से से। होंग्यो नदी जो है, इस होंग्यो नदी को प्रशांत महासागर जो है। अब आपको देखा जाए, अगर होंग्यो नदी के दोनों नदी जो है, इन दोनों नदी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों नदी जो पाई जाती है ये पाई जाती है चीन देश, क्योंकि यांगत्से सीकियांग जो है, उस यांगत्से सीकियांग का उद्गम जो होता है
तिब्बत के पठार से होता है। वहीं तिब्बत के पठार के आसपास से जो होयांगो नदी, होयांगो जो नदी है उसका उद्गम भी तिब्बत पठार जो है उस तिब्बत पठार के आसपास से होता है। उसके बाद आपको देखिए ये जो है मेकांग और चाओ फ्राया नदी है। ये मेकांग और जो चाओ, मेकांग जो नदी है, चाहो तो आप इसे लिख लो, ये नदी है लाओस। लाओस जो है उस लाओस देश से होता है। और यह चांगो फ्रांगो नदी का अगर देखा जाए तो कंबोडिया, कंबोडिया जो है उस कंबोडिया क्षेत्र से उद्गम होता है। यानी कि मेकांग नदी जो है लाओस से होती है, चाओ फ्रांगो जो है उस कंबोडिया से होती है। बात आती है इरावती और साविन नदी जो जाती है। अगर इन दोनों नदियों की मैं बात करूं, इरावती और साविन, तो ये म्यांमार, ठीक, म्यांमार जो देश है उस म्यांमार देश से इस इरावती और सोलविन जो है इन दोनों नदी का, सोलविन का म्यांमार से उद्गम होता है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी जो है ये हिमालय पर्वतमाला जो है जो भारत में फैली हुई है उस हिमालय पर्वतमाला से इनका होता है। दजला फराग जो ये नदी है ये लगभग आपको पाकिस्तानी क्षेत्र, जो थोड़ा सा पाकिस्तानी क्षेत्र जो उस पाकिस्तानी क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है। एशिया महाद्वीप का जो ये क्षेत्र है यहाँ आपको जो दिख रहा है, जैसे ये यहाँ जो एशिया महाद्वीप का है काला सागर है, सागर से कई बार एशिया महाद्वीप से ये कि इन सागरों से आपने देखा होगा तो सुएज नहर और पनामा नहर जो है उन नहरों का भी निर्माण जो किया गया था। उसके बाद यहाँ ये जो है ये अरल सागर है, इसके नीचे आमू दरिया जो है वो आमू दरिया नदी बहती है। उसके बाद कैस्पियन सागर। आप बड़ा वाला मैप ला के अपने घर लगा लो, जिससे क्या है कि आप इन चीज़ों को जो कराइए उन चीज़ों को आप दे सकें कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देशों की सीमा पर ये स्थापित हो रहे हैं। बाकी मैं कुछ आपको मैप में बता देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको दिखे तो आप अपने मैप में मिला लें। देखिए ये जो मैप है इस मैप में आपको कई जगह यहाँ जो दिख रहा होगा हल्का सा, देखो अरब सागर जो है आपको यहाँ दिखेगा, ये काला सागर जो है ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा काला सागर दिखेगा। एशिया महाद्वीप में जो है जैसे अरेबियन सी, अरेबियन सागर जो है ये आपको यहाँ एशिया के यहाँ जाओगे तो उसके बाद देखो आपको छोटी जो देश रेड सी जो है लाल सागर जो है, यहाँ आपको लाल सागर जो है वो लाल सागर दिखेगा। आपको इसमें क्या है कि थोड़ा छोटा मैप पड़ा, छोटे हुए आपको नहीं दिख पाएगा। इनको कितनी भी अगर मैं जूम करके भी आपको दिखाऊं तो हो सकता है नहीं दिखे, इसलिए आप ऐसे मैप ला के घर पे रख लेना और उस मैप जो है उस मैप में के आप इन चीज़ों को देखकर सीख सकते हो और बना सकते हो। तो ये एशिया महाद्वीप की नदियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब देखिए कुछ एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण जगह, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे पहला मैं बताऊँ, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म, कुछ सबसे गर्म स्थान होगा, कोई ऐसा होगा जो सबसे ठंडा स्थान है। तो सबसे गर्म स्थान जो है वो है जेकोबाबाद। जेकोबाबाद, ये जेकोबाबाद जो है ये स्थान आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 57 डिग्री जो है तापमान जो, यानी कि सबसे गर्म स्थान जो है उस गर्म स्थान का तापमान जो है लगभग यहाँ पर 57 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान जो क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। तो एशिया महाद्वीप का अगर देखा जाए तो सबसे गर्म स्थान जो है जेकोबाबाद है। जेकोबाबाद जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए कि एशिया महाद्वीप जो है, इस एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा सूर्य, ठंडा सबसे ठंडा स्थान अगर देखा जाए, देखो सबसे गर्म स्थान जो है एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जो स्थान है वो तो कौन सा है, जेकोबाबाद है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान जो है वो स्थान है बरखोयास्क जो स्थान है, बरखोयास्क जो है जगह, बरखोयास्क, ये बरखोयास्क जो है ये स्थान एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है। ये स्थान जो आपको बरखोयास्क जो है वो स्थान आपको मिलता है रूस जो देश आपका, रूस देश में ये मिलता है, ठीक है, जिसका
-69 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। माइनस जो होता है उस माइनस में इसका तापमान जो 59 लिख दिया मैंने, 69 डिग्री जो है तो उस 69 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या हो जाता है, तापमान चला जाता है। अब ऐसे ही देखा जाए जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का कहा जाए कि एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन, तो सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, जो रेल मार्ग है इसकी लगभग लंबाई जो पाई जाएगी आपको 39 जो है यानी कि 9322 के आसपास, या फिर आपको देखो दो जगह, एक आप या तो 12th की किताब में देखोगे आपको वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप 10th की किताब जो है 10th की जो किताब है CBSE सॉरी उस CBSE में यह आपको दिख जाता है 9560 किलोमीटर, कोई सी भी दूरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, या फिर कहें कि विश्व जो है उस विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो सकता है। ये जो है रेल मार्ग जो है एशिया का नहीं है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। अच्छा, आप कई बार के बच्चे गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो यू जो है यू मेट्रिक रेलवे जो है वो भी आपको मिल सकता है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे पेन मार्कर से लिख देता हूँ। वो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से, यानी कि पश्चिम जो भाग है इसका इधर से देखे जाए, इस पश्चिम भाग पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग तक इधर से जाके आप जैसे यहाँ पूर्वी भाग तक जाओगे तो अंतिम पूर्वी छोर जो है वो व्लादिवोस्टॉक है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो ट्रांस साइबेरियन है जो एशिया महाद्वीप में ही है। उसके बाद ये कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके बाद सबसे लंबा विश्व का, ठीक, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो है ध्यान रखना हमारे भारत जो है उस भारत में ही पाया जाता है। अब वर्तमान में जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में है फर्स्ट, और दूसरा जो है खड़गपुर जो था ये पश्चिम बंगाल में था। पहले जो था खड़गपुर जो है ये खड़गपुर सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब जो है गोरखपुर सबसे लंबा जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया, जो लगभग 1366 यानी कि 1366.33 किलोमीटर लंबा वो हो गया है रेल मार्ग जो है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, ये जो है मीटर में, यानी कि 1366 लगभग 33 जो है गोरखपुर। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाएगा तो कौन सा मिलेगा आपको, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हमारे देश में रखते हैं। पहली ऐसी कोई चीज़ है ये जो हमारे देश में आई है। ठीक, उसके बाद है एक शब्द है जल डमरू या जल संधि। जल संधि ऑब्लिक जल डमरू, ये जल संधि या जल डमरू का मतलब होता है यानी कि ये जो क्षेत्र है किसी दो बड़े क्षेत्रों, जैसे ये क्षेत्र हो सकता है, एक क्षेत्र इधर हो सकता है, इन दो क्षेत्रों को एक छोटे मार्ग द्वारा जोड़ना, इन दो बड़े जल राशियों को, या सीधे बात है कि इन दो बड़ी जल राशियों को या बड़े दो महासागरों को एक किसी छोटे मार्ग द्वारा जोड़ना क्या कहलाती है, जल डमरू या जल संधि कहलाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मैं आपको पहले बताऊं पाक जल संधि, ठीक है, नंबर 1 है पाक जल संधि। ये पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी कि पाक जल संधि जो किसके मध्य पाएगी, भारत प्लस श्रीलंका। ऐसा नहीं है कि आप कभी ये सोचो कि पाक जल संधि लिख रही है तो हो सकता है
पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान जो है उसमें चल जाए, पाकिस्तान के वहाँ पाई जाएगी नहीं। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका जो है उन भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। अगर इधर देखी जाए इन दो राशियों की जल राशि जैसे बात करें तो जल राशि को बात करें तो भारत की तरफ से अगर हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आएगी और यहाँ से देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी आएगी। मैं लिख देता हूँ, भारत जो है इससे यहाँ तो है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर जो है वो है मन्नार की खाड़ी। यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम क्या कौन सी करती है? पाक जल संधि जो है वो पाक जल संधि है जो है वो आपका काम करती है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का। उसके बाद दूसरी आती है सुंडा जल संधि। नंबर 2 है सुंडा जल संधि। ये सुंडा जल संधि जो है ये दो क्षेत्र जो है सुमात्रा और जावा, यानी कि सुमात्रा प्लस जावा जो है उनको जोड़ती है। सुमात्रा जावा जो है वो पढ़ते हैं इंडोनेशिया। सुमात्रा जावा जो है वो इंडोनेशिया में पड़ते हैं। एक सुमात्रा क्षेत्र है, दूसरा जावा क्षेत्र है। अगर देखा जाए यहाँ पर सुमात्रा जो है ये आपको पा जाएगा हिंद महासागर में। इसका क्षेत्र जो होगा ये हिंद महासागर, यानी कि एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ जो है वो जावा सागर, उस जावा सागर को जोड़ती है। यानी कि दूसरी तरफ जावा जो है जावा सागर को, और अगर सुमात्रा की तरफ से देखा जाए तो वो सुमात्रा की तरफ हिंद महासागर है, किस क्षेत्र में? इंडोनेशिया में। उसके बाद तीसरी जल संधि जो है वो है बेरिंग जल संधि। ठीक, तीसरी जल संधि जो है वो है बेरिंग जल संधि। ठीक, ये बेरिंग जल संधि जो है ये बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। एशिया महाद्वीप जो है, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जोड़ती है। यहाँ पर अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप का देखा जाए तो रूस जो है उस रूस देश को आएगा, इसका आएगा अलास्का। ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप का रूस जो है उस रूस देश को और उत्तरी अमेरिका जो है उसका अलास्का देश को। अब बात यह है कि ये किन किन सागरों को जोड़ती है। अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यहाँ जो आएगा आर्कटिक महासागर और यहाँ आएगा प्रशांत महासागर। इन दो महासागरों को जोड़ती है कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि है। इस बेरिंग जल संधि के मध्य इन क्षेत्रों को, ठीक है, तो ये दो क्षेत्र जो हैं यानी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया का रूस देश और उत्तरी अमेरिका का अलास्का देश जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है इन दोनों महासागरों को जोड़ता है। तो इन दो महासागरों को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाएगी? आपकी बेरिंग जो है वो बेरिंग जल संधि कहलाती है। ठीक, ये थी आपकी कुछ जल संधियां। उसके बाद चौथे नंबर की जो है हरभुज जल संधि है। हरभुज जल संधि, ठीक है, हरभुज जल संधि जो है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो बेरिंग जल संधि है ये बेरिंग जल संधि जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है उस देशांतर रेखा के मध्य से गुजरती है। यानी कि बेरिंग जल संधि जो है 180 डिग्री देशांतर जो है उस देशांतर रेखा के मध्य से गुजरती है। बाकी ऐसी कोई के बात नहीं थी, पर पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि जो है कितने डिग्री, तो 180 डिग्री देशांतर जो है उसके बाद चौथी आती है हरभुज जल संधि। हरभुज जल संधि जो है ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को, ईरान जो देश है उस ईरान और संयुक्त अरब अमीरात अमीरात हो। ठीक है, इन दो क्षेत्रों को जो होते हैं संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई,
ध्यान रखना, विश्व का सबसे कम लिंगानुपात जो है रखने वाला देश जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका लिंगानुपात कितना है। उस लिंगानुपात को आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में किसका लिंगानुपात। तो हर्ब जल संधि जो है ईरान और संयुक्त राज्य जो है अमेरिका, इन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है, जिसमें फारस की खाड़ी और ओदान की खाड़ी, यहां से आएगी ये फारस की खाड़ी प्लस आदान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जो, इन दो क्षेत्रों को, ये दो नदी जो है ये हर्ब जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। फिर मैं बता दूं, मैंने पहले ही कहा था जल संधि का मतलब होता है दो बड़े जल राशियों को या दो बड़े महासागरों को, दो बड़े सागरों को जोड़ने वाला एक छोटा रास्ता। एक छोटे रास्ते के द्वारा जिन्हें जोड़ा जाता है वो आपकी कहलाती है जल संधियां। तो ये आपकी कुछ जल संधियां थी, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके तौर से बचते हैं एशिया महाद्वीप में जो है अंतिम बिंदु जो बनते हैं वो है आपके पठार जो है। तो बताता हूँ प्रमुख पठार जो है वो कौन कौन से। प्रमुख पठार, ध्यान रखना, पठार का मतलब होता है ये पथरीला भाग होता है पठार। जब ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है, ज्वालामुखी को उद्गम जब होता है, अगर ज्वालामुखी को उद्गम धीमी गति से होता है, यानी कि ज्वालामुखी का उद्गम और ज्वालामुखी वहीं अपने आसपास ही क्षेत्रों में उस लावा को फैला दे या लावा को डाल दे, तो वो क्या कहलाते हैं पठार जो है। उस पठार के अंतर्गत आती है, जैसे पहला है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार जो है आपने सुना होगा, तो तिब्बत क्षेत्र जो था वो तिब्बत क्षेत्र पहले भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके मध्य तिब्बत ने इस पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे उसे अपने अंड में ले लिया। ये जो है हिमालय और कुल्लुन पर्वतमाला के मध्य, यानी कि हिमालय जो है, हिमालय प्लस कुल्लुन पर्वतमाला, हिमालय प्लस कुल्लुन पर्वतमाला जो है उसके मध्य पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तिब्बत का पठार। अगर देखा जाए ये तिब्बत का पठार, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किस देश में स्थित है? चीन देश में स्थित है, ठीक है। तिब्बत का पठार जो सबसे ऊंचा पठार, चीन जो है ये तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। यानी कि ये जो है अगर तिब्बत का पठार देखा जाए तो हिमालय कुल्लुन पर्वतमाला के मध्य स्थित है, चीन में मुख्य रूप से स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई इसकी अगर देखी जाए तो लगभग औसत ऊंचाई 5000 मीटर आपको पाएगी। औसत ऊंचाई जो लगभग 5000 मीटर आपको पाएगी। औसत ऊंचाई का मतलब आप समझ रहे हो, 5 से ऊपर हो सकती है, कम हो सकती है, तो उनको औसत मिलाकर लगभग इसकी ऊंचाई जो पाई जाती है वो लगभग कितनी पाई जाती है? 5000 किलोमीटर। यानी कि तिब्बत जो है हिमालय कुल्लुन पर्वतमाला में है, चीन देश में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है पठार है और इसकी ऊंचाई जो औसत वो 5000 वो पाई जाती है। इसको जो है विश्व की या संसार की छत जो कहा जाता है पामीर की गांठ, यानी कि विश्व की छत या पामीर की गांठ, पामीर की गांठ कहें या कहें कि विश्व की छत जो होती है वो किसे कहा जाता है? पामीर जो है, उस पामीर के पठार को या पामीर की गांठ जिसे कहते हैं, आप लिख लो कि पामीर जो है उस पामीर के पठार, पामीर के पठार जो है उस पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे ऊंची छत कहा जाता है, या विश्व की पामीर की गांठ जो कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है। उसके बाद आपका अनातोलिया का पठार, दूसरा जो है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार जो है ये आपको पाया जाता है टर्की जो देश है, उस टर्की देश में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अनातोलिया का पठार जो है
आपको टर्की देश में मिलेगा। उसके बाद तीसरा आता है सान का पठार, सान का पठार। और चौथा जो पठार है वो आपका है कायनिन का पठार, कायनिन का पठार। इन दोनों पठारों को आप देखो तो ये दोनों पठार जो हैं ये म्यांमार में पाए जाते हैं। म्यांमार जो देश है जिसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस म्यांमार देश में पाए जाते हैं। एक तो ये सान का पठार और दूसरा है कायनिन का पठार। ठीक, ये भारत के जो थे कुछ पठार थे, जैसे एक और पाया गया मंगोलिया का पठार, मैं आपको लिख दूं वो मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार जो पांचवा वो मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया का पठार ये जो है ये मंगोलिया देश में ही पाया जाएगा। मंगोलिया देश, उस मंगोलिया देश जो है उस मंगोलिया देश में ही ये पाया जाएगा। तो ये एशिया महाद्वीप जो था उसके पठार थे। इस एशिया महाद्वीप का यहाँ पर जाकर कुछ थोड़ा बहुत, बाकी अगर देखा जाए छोटी छोटी बातें तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुख्य मुख्य जो चीज़ है, अहम चीज़ जो है वो आपको यहाँ बता दी है कि कौन सी नदी है, कौन सा पठार है, कौन सा मरुस्थल जो था वो आपको बता दिया। बात ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगर कोई चीज़ आपको हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। 2-3 आपसे मैंने सवाल पूछे, क्वेश्चन वो पुटअप किए कि वो क्या, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से, जो संयुक्त अरब अमीरात आपको अभी बताया कि उसका लिंगानुपात कितना था, तो उन चीज़ों को आप बताएं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो दूसरा महाद्वीप जो आएगा वो आएगा अफ्रीका महाद्वीप।